आदरणीय मंचासीन वरिष्ठगण, मेरे छोटे भाई साथी शशिकांत जी, नीरज जी और प्यारे युवा साथियों एवं इस ओजस्वी और तेजस्वी संस्था के सारे कर्णधार, फाउंडर से लेके और बहुत अच्छा संचालन करने वाले मेरे प्रिय भाई एंड प्यारे बच्चों और जो पीछे जो भी गणमान्य रक्तदान में सम्मिलित हैं, उनका मैं हृदय से आभार करता हूं कि आप लोगों ने मुझे मंच दिया। और इस विषय की ये इतनी मार्मिक और इतना गंभीर विषय है, इस पे जितना बोला जाए उतना कम है। और आई बिलीव, मैं खुद मतलब बिलीव करता हूँ उस आइडियोलॉजी पे, गीता पे मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। तो बहुत बड़ी बड़ी बातों में मैं बिलीव नहीं करता, मैं बिलीव करता हूँ कि काम करना चाहिए, कि छोटे से एक्शंस, जो कहा गया है ना कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ लेना और उसका संकलन अपने दिमाग में कर लेना, वो केवल इन्फॉर्मेशन है। और नॉलेज उसको माना जाएगा कि आप थोड़ा ही जानें, लेकिन उसको अपने जीवन में कृतार्थ करें। वो जानकारी जिससे किसी की ज़िंदगी बदलें सकारात्मक रूप से, दूसरे मानव को या किसी जानवर को, पेड़ पौधे, किसी भी चीज़ को हम फ़ायदा पहुंचाएं या उसको संरक्षित करें, तो वो नॉलेज है। तो मैं ये बहुत मजबूती से आई फॉर्मली बिलीव कि यहाँ पे जितने साथी हैं, हम जो चीज़ें आपसे साझा कर रहे हैं उसको इन्फॉर्मेशन तक सीमित मत रखिएगा, उसको नॉलेज में कन्वर्ट करिएगा। मतलब ये चीज़ें जानिए तो किसी को बताइए और किसी के जीवन बदलने में ये मदद करें। शशिकांत जी ने बहुत अच्छा बोला और ये दिखाता है कि आप कितने मेहनत से अध्ययन करके आए हैं। मुबारक हो, मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ आपके वक्तव्य से, आपने बहुत बारीकियों से चीज़ों को बोला। देखिए, जो माइग्रेशन शब्द है ना, बहुत सरलता से समझाना चाहिए कि यहाँ सबसे छोटा और जो सबसे मतलब बहुत किताबों में रुचि ना रखते हों हमारे भाई, वो भी जाने। माइग्रेशन का मतलब हो गया मूवमेंट। हम जब मूव कर रहे हैं, एक दूसरे पलायन, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो वो आंतरिक भी होता है और बाहरी भी होता है, इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। तो माइग्रेशन से अलग अलग कारणों से होते हैं। मैं नेशनल्स की बात करूँगा पहले। एक ज़िले से दूसरे ज़िले, एक राज्य से दूसरे राज्य, हम जब युवा होते हैं तो अपने एज से शुरू किया जाएगा। अलग अलग शहर घूमने के लिए जाते हैं, फिर शिक्षा के लिए जाना शुरू करते हैं, फिर चिकित्सा के लिए हम लोग जाते हैं। जैसे बिहार से बहुत सारे भाई बहन, झारखंड साइड के बहुत सारे भाई बहन, आप या तो दिल्ली एम्स में जाते हैं या पीजीआई आते हैं, देखते होंगे आप, इलाज करने के लिए। पर्यटन के लिए हम लोग अलग अलग मंदिर जाते हैं दूसरे दूसरे राज्य में। वैसे ही बहुत सारे, ये तो कारण हो गए इंटरनल माइग्रेशन के, आंतरिक जो भी पलायन है। और जो एक्सटर्नल माइग्रेशन है, उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो होता है रोज़गार। शशिकांत जी ने बढ़िया से बताया। और जो लोग जाते हैं उसको माइग्रेंट्स बोलते हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में प्रवासी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इनको एड्रेस करते हैं। कहीं गरीबी है या कहीं रोज़गार का अभाव है, वहाँ से लोग जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप देखिए, बांग्लादेश में अभी आंतरिक कलह है, या यूक्रेन में जो युद्ध हुआ, तो वहाँ से लोगों को माइग्रेंट होकर मजबूरी में दूसरे राज्यों में, क्या दूसरे राज्य का मतलब देश होता है, अंग्रेजी में टर्मिनोलॉजी जो स्टेट नेशन के लिए यूज होती है कई जगह, तो मेरा माध्यम है तो बार बार वही स्टेट वर्ड निकल जाता है। तो दूसरे जगह जाते हैं, तो वो भी एक प्रमुख कारण है। कहीं युद्ध हो जाए, कहीं बहुत भारी ट्रेजेडी आ जाए, आंतरिक कलह हो जाए, जो राजनीतिक उथल पुथल है वो हो जाए, तो लोग सुरक्षा के लिए दूसरे देशों में भाग जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आदरणीय शेख हसीना जी, पूर्व प्रधानमंत्री जो बांग्लादेश की थी, उनको पलायन करना पड़ा। वो नौकरी के लिए तो गई नहीं, आंतरिक उथल पुथल इतना ज़्यादा मच गया था कि उनको पलायन करना पड़ा अपने जान बचाने के लिए और बांग्लादेश में स्टेबिलिटी लाने के लिए, कि चीज़ें सामान्य हो जाएं, ये जन आक्रोश और जन विरोध कम हो जाए। तो ये तो कुछ कारण हैं। देखिए, हमको समझना पड़ेगा कि जागरूक तो हो गए, एक अच्छी टीम तैयार कर ली, आप लोग बधाई पात्र हैं। मेन कारण आपको ये लगता है कि जॉब है, बहुत सारे लोग जाना नहीं चाहते हैं। अगर उनको आसपास रोजगार मिल जाए ना, तो वो जाएंगे नहीं। आप ये सबसे पहली चीज़ देखिए कि जब जो धोखा शुरू होता है ना, वो है कि लोग धीरे से टूरिस्ट वीज़ा पे भेज देते हैं। अभी शशिकांत जी बताए कि उर्दू में लिखा होगा, इंग्लिश में लिखा होगा, फ्रेंच जा रहे हो तो ऑफर लेटर फ्रेंच में है। अगर अंग्रेजी और हिंदी माध्यम को छोड़ के किसी माध्यम में है तो दिक्कत होती है।
मुझे भी जर्मन नहीं आती है, मुझे भी कोरियन नहीं आता, मुझे भी चाइनीज़ नहीं आती। तो भाई लालच में नहीं पड़ना है, कोई क्या कह रहा है उससे मतलब नहीं है। आप जब जाओगे वहाँ पे इमिग्रेशन में और दूसरे देश के जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज हैं वो जो चेक करेंगे कि आपका वीज़ा कैसा है, कितने दिनों के लिए है, तो आप अगर आपके पास आ रहा है तो अपने ज़िले में जाइए सहायक श्रम आयुक्त के कार्यालय में, उनसे कहिए कि भाई ये ऑफर लेटर आया, ये वीज़ा है, आप अधिकारी हैं, मैं बाहर नौकरी करने जा रहा हूँ, थोड़ा मदद कर दीजिए। निःशुल्क वो लोग मदद करेंगे। आप ये देखिए कि जो संस्था आपको भेज रही है, अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेसमेंट एजेंसी उसको, उसका खुद का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। एक कमरा दिखा लेने से लखनऊ में, दिल्ली में कहीं आपको बुला ले रहा है एसी कमरे में और आपसे एडवांस ले रहा है 50,000 रुपये और ये बोल देगा कि मैं आपको 1 महीने में भेज दूंगा, इतना सारा पैसा मिलेगा, और आप जानते हैं कि आपके पास कोई ऐसी टेक्निकल डिग्री नहीं है, आप लालचवश या घर पे बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, उन जिम्मेदारियों का वहन करने के लिए हमको अर्थ संकलन करना ज़रूरी होता है। तो आप सोचते हैं मैं बाहर जाऊं जल्दी से जल्दी और मेहनत करूं और ढेर सारा धन अर्जित करके अपने परिवार का भरण पोषण करूं और एक सम्मानित ज़िंदगी दूं, तो अच्छी बात है, लेकिन चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप देखिए वो प्लेसमेंट एजेंसी वैलिड है, नहीं है, रजिस्टर्ड है कि फेक है, पुराने उसके कोई फ्रॉजरी के केसेस हैं कि नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप जाएंगे तो जो श्रम के अधिकारी हैं ज़िले के वो बता देंगे। उसके बाद आप अपने पासपोर्ट ऑफिस में भी मदद ले सकते हैं। आप दिल्ली जाइए, फ़ॉरेन आप फ्लाइट से जाते होंगे तो ज़्यादातर लोगों की फ़्लाइट्स होती हैं दिल्ली से। अगर आपकी फ़्लाइट मुंबई से भी है तो आप 2 दिन का टाइम निकाल, अगर विदेश जा रहे हैं घर परिवार को छोड़ के, अपने पूरे जान का उस वहाँ की भाषा आप नहीं जानते हैं, तो ये सब बहुत खतरा होता है, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो वहाँ की एजेंसी तो आपको पकड़ेगी, वो सिर्फ पेपर देखेगी, उसकी भी मजबूरी है, वो भी बधी हुई है। तो इसलिए आप उस देश के एम्बेसी चले जाइए, उनसे बोलिए कि ये एजेंसी ने हमको यहाँ ऑफ़र लेटर दिया है, ये कितना बाध्य है, कितना पैसा देगी, हमसे ये बताया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको वेरीफाई करके दे देंगे। तो सारी चीज़ें फ्री में हो जाएंगी, बहुत कम खर्चा आएगा आपका, जो यात्रा भत्ता लगेगा और होटल में रुकने का खर्चा आएगा। 2 चीज़ें बहुत समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि पता चले कुछ लोगों की नौकरी भी लगवा दी जाती हैं, वर्क परमिट उसमें 3 महीने का होता है, तो वर्क परमिट भी देखने का, वीज़ा जो आपको मिल रहा है ना, वर्किंग वीज़ा मिल रहा है, और वर्क परमिट वहाँ 3 महीने का है, 6 महीने का है, ये सब भी आश्वस्त होके जाइए। लोग 50,000, 1.5 2 लाख रुपया खर्चा कर देते हैं और वहाँ जाके 35,000 रुपये, 40,000 रुपये आप 6 महीने भी कमाएंगे तो कितना हुआ। तो सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा, आप फंस जाएंगे। अभी हमारे एक साथी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब संस्था के बारे में बता रहे थे कि हमारा प्रयास ये नहीं है कि लोग वहाँ फंसे, हम लोगों को छुड़ाएं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मेडिकल की टर्मिनोलॉजी है कि बचाव सबसे अच्छा है, कि हम बाद में कोई फंसे उसको बचाएं, तो रोकथाम बचाव से ज़्यादा बेहतर है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो उसके लिए तो आप लोगों का टोल फ्री नंबर है। मैं इस मंच से एक सुझाव देना चाहूँगा आपको, आप लोग ज़िले पे किसी भी साथी का कमरा हो या ज़िले पे किसी का घर हो, उससे आग्रह कीजिए और कोशिश कीजिए अगर ज़िले पे आपको मिल सके ना एक कमरा, तो वहाँ पे आप केंद्र बना दीजिए, ठीक है। प्रवासी मदद फाउंडेशन तो आपको प्रवासी केंद्र बना दी, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी मदद केंद्र, और यही हेल्पलाइन नंबर रखिए। उससे ये होगा कि बहुत सारे काम लोगों को ज़िले पे कराने आना होता है, आप प्रचार प्रसार करेंगे श्रम विभाग और अलग अलग स्वयं सहायता समूह की मदद से, और आपका जो युवा एवं प्रांतीय रक्षक दल है उसके युवक और महिला मंगल दल हैं, बहुत सारे ग्राम में हैं, तो उनके माध्यम से आप पर्चे बंटवाइए ऑनलाइन। आप लोगों की, मैंने तब से सुन रहा हूँ वक्तव्य, बहुत अच्छा लगा कि आजकल डिजिटलाइजेशन है और आप लोग काफ़ी सशक्त हैं उसमें, तो उस केंद्र का प्रचार प्रसार कीजिए। आप बताइए कि आप दिखाइए कि विगत इतने वर्षों में, और जो 4 5 10 साथी लोग ना जो ठीक ठाक थोड़ा बहुत बोल लें, उनकी छोटी छोटी वीडियो क्लिपिंग्स डालिए उस पर उनकी परमिशन लेके, ताकि और लोग ना फंसें, और सोशल मीडिया पे उसका प्रचार प्रसार करिए, तो लोग आपका केंद्र विजिट करेंगे जाने से पहले, उनके सारे पेपर्स वेरीफाई कराया जाएगा, ठीक है। और एक और काम करना है पुनर्वास का, जो 250 लोग 270 लोग आप बचाए हैं, वो दोबारा कहीं परेशान होकर ना जाएं, यहाँ कर्जे में ना डूबें, यहाँ डिप्रेशन में ना जाएं। आपका काम सिर्फ रेस्क्यू करने से ख़त्म नहीं होता है,
आप पहले तो मास लेवल पे अवेयरनेस फैलाइए कि ये नॉर्म्स हैं, प्लेसमेंट एजेंसी, वर्क परमिट, वीज़ा, और कितना पैसा लेता है जाने में, कोई ज़्यादा उगाही ना करे। दूसरा देखिए कि प्लेसमेंट एजेंसी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, वहाँ लोग सकुशल पहुँचे, वर्क परमिट चेक करें। तीसरा, मजबूरीवश जो फंस गए हैं उनको आप रेस्क्यू कर रहे हैं, उनको यहाँ अलग अलग स्कीमों से जोड़िए, सरकार के उन स्कीमों का लाभ दिलाइए। कुछ लोगों को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उत्तर प्रदेश सरकार का जो इनिशिएटिव है, वो लोग युवाओं को रोजगार सृजन के लिए जो भी अलग अलग फिनेंशियल एड दे रहे हैं, तो उससे जुड़वाइए। और जो भी हो, अलग अलग अधिकारी हो गए, जनप्रतिनिधिगण हो गए, चाहे वो ग्राम प्रधान जी लोग हैं, पूर्व ग्राम प्रधान हैं, वर्तमान सांसद, विधायक या पूर्व लोग हैं, उनके पास जाइए। जब तक आप अपने बात को रखेंगे नहीं, अपनी चीज़ों को समझाएंगे नहीं, तब तक वो प्रॉब्लम नहीं समझेंगे आपकी। तो मैं बहुत ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा, मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप लोग का काम बहुत ही असाधारण काम है। असाधारण मतलब कि जैसे ये आम रास्ता नहीं है, सब में उतना सबल नहीं है, सब में उतना समर्पण नहीं है, सब में उतना संकल्प नहीं है, सब में उतना साथ नहीं है, सब में उतनी शक्ति नहीं है कि ये काम कर पाए। तो एक कहावत नहीं है कि कुछ चलते पद चिन्हों पे कुछ पद चिन्ह बनाते हैं, तो आप बिलीव करिए, आप जो लोग आपका मजाक उड़ाएं, जो लोग आप पे हंसें, और जो लोग पूछें कि मैं आपके साथ क्यों जुड़ूं, उन युवाओं को बताइए कि आप एक नए कुशीनगर, नए उत्तर प्रदेश, नए भारत के निर्माण में आप आहुति दे रहे हैं। आज से 10 साल बाद आप अपने बच्चों को, अपनी नई पीढ़ी को बताएंगे कि ये इंटरनेशनल जो माइग्रेशन रूल है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कानून है, ये बदलाव हमने करके दिए हैं, उसमें हमारा योगदान है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि, और आप लोग सतत हैं, और बहुत बड़े बड़े कानून छोटे छोटे धरातल पे जो हम काम करते हैं, सम्मिलित प्रयासों से उसी से बनते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही चलते रहिए। हमारे लायक जो भी सहायता होगी यहाँ से लेकर राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, वो हमेशा करेगी, और कोशिश करेंगे कि आप लोग का कन्वर्जेंस कराएं। एक और मेरा सुझाव है, आप लोग जो भी एनजीओ, ट्रस्ट, जिसमें भी रजिस्टर्ड हो आपकी संस्था, उसके सारे नॉर्म्स जो सरकारी अनुपालन है, कंप्लायंस है, वो कराइए। 12A कराइए, ATG कराइए, CSR कराइए, FCRA कराइए। देखिए, किसी भी संस्था को चलाने के लिए उसमें सशक्त जो हैं कार्यकर्ताओं की ज़रूरत होती है, और वो कार्यकर्ता अगर पूरे समर्पण से लगेंगे, वो पूरा कार्य करेंगे फुल टाइम, तो उनका भी जीवन है, उनका भी परिवार है, हमको उसका भी ख्याल रखना है। बहुत ओजस्वी, तेजस्वी और सशक्त और पढ़े लिखे लोग हो सकता है इस कारणवश ना जुड़ पा रहे हों कि वो पूरा टाइम इसी सामाजिक कार्य में दें, तो उनका परिवार क्या खाएगा और उनको कुछ पैसा नहीं मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों ने शंखनाद कर दिया है, अब इस चीज़ को स्ट्रक्चर्ड बनाइए, इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजी दीजिए, अपने सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंप्लायंसेस को पूरा कीजिए, तभी सरकार भी मदद करेगी। जो कॉर्पोरेट के अलग अलग बड़े बड़े कॉर्पोरेट फर्म्स हैं, उनकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बजट आता है वो आपको मिलेगा। और फॉरेन से भी जो कुछ लोग फंडिंग करते हैं, शशिकांत जी ने बहुत अच्छा बताया, तस्करी, दो चीज़ समझिए, एक होता है स्मगलिंग, एक होता है तस्करी। अगर मेरे पास अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं है, या अमेरिका जाने का या यूरोप जाने का वहाँ का वीज़ा नहीं मिल पा रहा है, तो छोटे मोटे रेस्टोरेंट में, ढाबा में, पेट्रोल पंप में काम करने के लिए लोग सी रूट से चले जाते हैं, फर्जी दस्तावेज बना के। बहुत उनको लगता है कि हम वहाँ पैसा कमा लेंगे, लेकिन जब आप गलत कागज़ बनवा के जाते हो, दस्तावेज बनवा के जाते हो, वहाँ फंस जाते हो और आपसे बदवा मजदूरी कराई जाने लगती है और आपको धमकी देते हैं जेल जाने की। तब आपका क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है, तब वो ट्रैफिकिंग में आ जाता है। किसी भी व्यक्ति का, वो किसी भी जेंडर का हो, कोई भी उम्र हो, अगर शोषण होने लगे, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है इंसान और शोषण होने लगे, तो तस्करी हो जाएगा। तो इसलिए अभी बहुत अच्छा सुझाव नीरज जी ने दिया, और जितने लोग जा रहे हैं उनको बताइए, उनका जो वीज़ा है, पासपोर्ट है और पैन कार्ड है, जो भी चीज़ें हैं उसको स्कैन कर दें। अब तो फोटोकॉपी कराने की भी जरूरत, स्कैन करके अपने घर वालों को बताएं, अपने मित्रों को बताएं, और वो रखे रहें, ताकि आप गलती से भी वहाँ फंस जाएंगे ना, तो जो एम्बेसी है वहाँ की, आप तो फंस जाएंगे। कई लोग छीन भी लेते हैं एम्प्लॉयर्स वहाँ पे, कई केसेस में देखने को मिला है। तो कम से कम आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा, आपका ऑफर लेटर, जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिला है,
वो सारी चीज़ें रहेंगी तो सरकार ट्रेस कर पाएगी, संस्थाएं ट्रेस कर पाएंगे। और ये भी कोशिश करना है कि जो लोग फर्जी दस्तावेज बनवा के टूरिस्ट वीज़ा पे कम दिन का वर्क परमिट दे के भोले भाले अपने युवाओं को भटका रहे हैं पद से, उनका जो भी यहाँ पे ऑफिस दफ्तर है सीज हो, उन पर फाइन हो, उनको जेल हो। तो मैं इतना ही कहूँगा। और फिर से इस बार इस सफल आयोजन के लिए जितने भी वरिष्ठ गणमान्य हैं हमारे यहाँ और उधर बैठे हैं, और हमारे युवा साथियों को, तेजस्वी साथियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।